अस्सलाम वालेकुम। रात के 11 बज चुके थे और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे कमरे से जहाँ खामोशी ज़्यादा होती है और बातें कम। रेहान अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में अंधेरा था और मोबाइल की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बस यूं ही स्वाइप कर रहा था, लेफ़्ट राइट, जैसे वक्त काट रहा हो या शायद ख़ुद को बहला रहा हो। फिर अचानक स्क्रीन पर एक तस्वीर रुक गई, एक लड़की की तस्वीर। लंबे बाल, गोरा रंग, खूबसूरत, बल्कि हद से ज़्यादा खूबसूरत। रेहान ने फ़ौरन उसका प्रोफाइल खोला। बायो में लिखा था माहे नूर, उम्र 23 साल, नई लाहौर आई हूँ। रेहान ने स्वाइप राइट किया और अगले ही लम्हे स्क्रीन पर लिखा आया, इट्स अ मैच। चंद सेकंड बाद महानूर का मैसेज आया, हे फाइनली समवन हु लुक्स लाइक ही रीड्स बुक्स, लविल। रेहान के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी आ गई। उसे लगा जैसे वाकई किस्मत ने इस बार कोई नरम सा इशारा किया है। बातचीत शुरू हुई। दिन में मैसेजेस, रात को लंबी कॉल्स। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक 2 हफ्ते बस उसी में गुजर गए। और 2 हफ्ते किसी अजनबी को अपना बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। फिर एक दिन महानूर ने कहा, रेहान, मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? रेहान ने फ़ौरन जवाब दिया, ज़रूर, ग्लोरिया जेंस कैसा रहेगा? महानूर ने हल्का सा रोक कर कहा, नहीं रेहान, वो क्लासिक नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा और क्लास वाला प्लेस मालूम है, लाउंज 43। मैं टेबल बुक करवा देती हूँ। रेहान एक लम्हे के लिए रुका। उसके जहन में आया, ये तो क्लब है। लेकिन फिर उसने खुद को समझा लिया, ओवरथिंक मत करो, और बस इतना कहा, ओके, कल शाम 7 बजे, कैंट वेट। अगला दिन रेहान ने अजीब सी बेचैनी में गुजारा, जैसे घड़ी सुस्त चल रही हो। और फिर शाम 7 बजे वो लाउंज 43 के अंदर दाखिल हुआ। मध्यम लाइट्स, तेज़ म्यूज़िक, जामनी और सुर्ख इंटीरियर, हर तरफ रंगीन रोशनी और एक ऐसा शोर जिसमें इंसान अपनी अकल की आवाज़ भी ठीक से नहीं सुन पाता। अचानक कोने से आवाज़ आई, रेहान। रेहान ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, गोरी सी, टाइट ब्लैक ड्रेस में, भारी मेकअप के साथ। लेकिन रोशनी इतनी मध्यम थी कि उसका चेहरा वाज़े नज़र ही नहीं आ रहा था। वो रेहान को एक प्राइवेट बुथ की तरफ ले गई, बहुत अंदर, इतना अंदर कि एग्ज़िट दूर हो गया और इर्द गिर्द की दुनिया भी। वो दोनों बैठ गए, मगर लाइटिंग की वजह से एक दूसरे को ठीक से देख ही नहीं पा रहे थे। और इसी दौरान माहिनूर ने ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी, पहले 2, फिर 2 और फिर मज़ीद 2। बातों में वक्त निकलता गया और रेहान बस उसी फ्लो में चलता गया। फिर अचानक माहिनूर ने फ़ोन उठाया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए संजीदगी आई और उसने कहा, रेहान, मेरी दोस्त के साथ इमरजेंसी हो गई है, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। और अगले ही लम्हे वो वहाँ से तेज़ी से निकल गई। रेहान ने वेटर को बुलाया और कहा, बिल ले आओ। वेटर आया और बिल रख दिया। रकम थी 87,000 रुपये। रेहान के लिए वो चंद सेकंड जैसे ज़मीन हिल गई हो। उसने फ़ौरन कहा, ये कोई गलती है? इतना बिल किस बात का है? वेटर बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बोला, सर, आपने जो ड्रिंक्स ऑर्डर की थी वो प्रीमियम इंपोर्टेड कॉकटेल्स थी, इतना ही बिल बनता है। रेहान ने कहा, मैं इतना बिल नहीं दे सकता। और इसी लम्हे उसके कंधे पर एक भारी हाथ आकर रुक गया। रेहान ने मुड़कर देखा, 6 फुट का बाउंसर और उसके साथ 2 और। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, सीधे सीधे पेमेंट कर दे सर, वरना पुलिस को बता देंगे कि आप यहाँ क्या करने आए थे। इसी दौरान एक बाउंसर ने रेहान का फ़ोन छीना, ज़मीन पर दे मारा
और स्क्रीन तोड़ दी। अब किसको कॉल करोगे? घर वालों को? रेहान की सांस अटक गई। वो खौफ से कांपने लगा। उससे ज़बरदस्ती बटुआ निकलवाया गया। उसे एटीएम ले जाया गया। 3 ट्रांजैक्शंस के बाद किसी न किसी तरह 50,000 पूरे किए गए और बाकी 37,000 क्रेडिट कार्ड पर स्वाइप करवाए गए। जाते हुए लाउंज 43 का स्टाफ बोला, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी वीडियो भी है, सीसीटीवी भी, सब मौजूद है। रेहान वहाँ से भाग निकला, किसी तरह घर पहुँचा और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। टूटा हुआ मोबाइल उसके सामने पड़ा था, बटुआ खाली था। आंखों में आंसू थे और अंदर कहीं गुस्सा भी। उसने किसी तरह अपना पुराना फ़ोन ऑन किया, टेंडर खोला और महानूर का प्रोफाइल सर्च किया। स्क्रीन पर लिखा आया, यूज़र नॉट फाउंड, प्रोफाइल डिलीटेड, और इसी लाइन के साथ 87,000 रुपये भी गायब थे। रेहान बस यही सोच रहा था, मेरे साथ हुआ क्या? अगर महानूर ने ये किया तो ये स्कीम क्या है? क्या पाकिस्तान में डेटिंग ऐप्स के साथ ऐसी कहानियाँ वाकई जुड़ी हुई हैं? कितने केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं और कितने शर्म, खौफ और ख़ानदान की वजह से कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। और सबसे अहम सवाल, ये सिर्फ एक वाकया था या ये एक पूरी इंडस्ट्री है? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। वीडियो के आगाज़ में आपने जो कहानी सुनी रेहान और माहिनूर की, वो सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये साद की भी कहानी है जो MM आलिम रोड पर 2 लाख रुपए लुटा बैठा। ये फैसल की भी कहानी है जिससे इस्लामाबाद में वीडियो कॉल्स के नाम पर 5.5 लाख रुपए लूटे गए। और हकीकत ये है, ये सिर्फ चंद नाम नहीं है, ये हज़ारों लोगों की कहानी है। FIA साइबर क्राइम की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक डेटिंग ऐप स्कीम्स में 423% इजाफा हो चुका है। सिर्फ पिछले 3 सालों में रिपोर्ट होने वाले केसेस तकरीबन 847 हैं। लेकिन यहाँ एक और ज़्यादा खौफनाक हकीकत है। 82% मुतासरीन शर्म, खौफ और ख़ानदान के डर की वजह से कभी रिपोर्ट ही नहीं करते। अब ज़रा एक लम्हे के लिए हिसाब लगाएं। अगर मुहतात अंदाजे से भी मान लिया जाए कि 10,000 मुतासरीन हैं, किसी से 2 लाख, किसी से 18 लाख, किसी से 5 लाख और किसी से 17 लाख रुपए लूटे गए, तो मजमूई रकम बनती है 650 करोड़ रुपए। 650 करोड़। ये रकम पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है और ये सिर्फ 1 साल का अंदाज़ा है, वो भी सिर्फ रिपोर्टेड डेटा की बुनियाद पर। ये कोई हादसा नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक इंडस्ट्री है, एक मुकम्मल मुनज़्ज़म बिजनेस मॉडल। मार्च 2025 में रावलपिंडी पुलिस ने एक छापा मारा। 16 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें 5 पुलिस अफसरान भी शामिल थे। जब्त होने वाले सामान में 47 मोबाइल फ़ोन, 13 लैपटॉप्स और 8 महीनों में लौटे गए 4 करोड़ 70 लाख रुपए शामिल थे। इस गैंग के डेटाबेस में 2300 मर्दों के नाम मौजूद थे और इस पूरे नेटवर्क ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा हुआ था ऑपरेशन बटरफ्लाई। ये कोई सड़क छाप गिरोह नहीं था, ये गैंग कॉरपोरेट तर्ज पर मुनज़्ज़म था। डिपार्टमेंट्स थे, टारगेट्स थे, डेली आउटपुट था। और अब अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि ये सब कैसे होता है, तो पहले हमें इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। अब ज़रा गौर से सुने। इससे पहले कि मैं रेहान से भी ज़्यादा एक और कहानी आपके साथ शेयर करूं, ऐसी कहानी जिसे सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बात समझना ज़रूरी है, ये सब अचानक नहीं होता। जब इस तरह के गैंग काम करते हैं तो वो जज्बात पर नहीं, सिस्टम पर चलते हैं। उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक वाज़े काम होता है। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट नंबर 1, प्रोफाइल टीम। ये 5 लोग होते हैं,
फुल टाइम, और उनका काम सिर्फ एक होता है, फेक प्रोफाइल्स बनाते रहना। अब सवाल ये नहीं कि फेक प्रोफाइल बनते कैसे हैं, असल सवाल ये है कि इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें आती कहाँ से हैं। ये लोग इंस्टाग्राम पर ऐसी लड़कियों के अकाउंट्स टारगेट करते हैं जिनकी फॉलोइंग 5,000 से 20,000 के दरमियान हो, न ज़्यादा मशहूर न बिल्कुल अनजान। वहाँ से तस्वीरें उठाई जाती हैं। कभी AI जनरेटेड चेहरे इस्तेमाल होते हैं, कभी डीप फेक, और बाज़ औक़ात रूस और यूक्रेन की मॉडल्स की तस्वीर, सिर्फ इसलिए ताकि रिवर्स सर्च में पकड़े न जाएं। इस डिपार्टमेंट का रोज़ाना का टारगेट फिक्स होता है, 30 से 50 फेक प्रोफाइल्स रोज़, और इन प्रोफाइल्स का सबसे ख़तरनाक हिस्सा उनका बायो। ये बायो कभी रैंडम नहीं होता, ये नफ्सियात पर मबनी होता है, ऐसा कि एक आम आदमी पढ़े और फ़ौरन कनेक्ट कर जाए। मिसाल के तौर पर बायो में लिखा होगा, जस्ट मूव टू लाहौर फॉर वर्क, नो फ्रेंड्स येट, लेवल। बस ये एक लाइन मर्द के अंदर लोनलीनेस का बटन दबा देती है। उसे लगता है ये लड़की अकेली है। या बायो में लिखा होगा, डिवोर्स्ड एट 23, स्टार्टिंग फ्रेश। यहाँ मर्द के अंदर एक और बटन ऑन होता है, वल्नरेबिलिटी। या फिर फैमिली चाहती है मैं सेटल हो जाऊं, मगर मैं टाइम ले रही हूं। ये वो लाइन है जो रिलेटेबल रेबल का आइडिया मर्द के दिमाग में डाल देती है। यूसी बर्कले की एक रिसर्च के मुताबिक वो प्रोफाइल्स जिनमें हल्की सी कमज़ोरी, हल्की सी खामी दिखाई जाए, वो 34% ज़्यादा इंगेजमेंट हासिल करते हैं। अब आते हैं डिपार्टमेंट नंबर 2, चैट स्पेशलिस्ट्स। ये 8 लोग होते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट्स, और हर बंदा एक वक्त में 15 से 20 कॉन्वर्सेशंस मैनेज कर रहा होता है। उनका पैटर्न फिक्स होता है। दिन 1 से दिन 3, हल्की फ्लर्टिंग, मज़ाह, रिलेटेबल बातें, जैसे आई हेट दिस ऐप टू बट यू सीम डिफरेंट। और सच ये है, मर्द बस यही सुनना चाहता है, तुम मुख्तलिफ हो। दिन 4 से दिन 7, अब आती है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। मैं आम तौर पर ओपन अप नहीं करती, मगर तुम्हारे साथ सेफ महसूस करती हूँ। ये वो लम्हा होता है जब मर्द के अंदर मैं स्पेशल हूँ वाला ट्रिगर ऑन हो जाता है। दिन 8 से दिन 12, अब डिपेंडेंसी बिल्ड की जाती है। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, पूरा दिन राब्ता, रात को कॉल्स, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब एक आदत बन जाता है। हॉरेड की रिसर्च के मुताबिक 8 से 12 दिन में इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है, और फिर आता है वो दिन जिसे ये लोग टेक्निकली दिन 14 कहते हैं। इसी दिन को अंग्रेजी में कहते हैं द ट्रैप। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, किसी नॉर्मल कैफ़े में नहीं, कहीं नाइस। और यहाँ से अगला डिपार्टमेंट एक्टिव होता है, डिपार्टमेंट नंबर 3, लोकेशन। ये गैंग क्लब्स और लाउंजेस के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तकरीबन 12 पार्टनर क्लब्स। पार्टनरशिप का मॉडल सादा है, 40% क्लब रखता है, 60% गैंग को जाता है। इसीलिए ऐसे क्लब्स का माहौल ख़ास तौर पर स्कीम ओरिएंटेड होता है। लाउड म्यूज़िक ताकि आप सोच ना सकें, डिम लाइट्स ताकि चेहरा वाज़े नज़र ना आए, प्राइवेट बूथ ताकि आप आइसोलेट रहें, और अक्सर मेन्यू में कीमत लिखी ही नहीं होती। अब सवाल ये है, बिल बनता कैसे है? मसलन एक कॉकटेल 8,500 का, 10 ड्रिंक्स, और बिल बन गया 85,000। और चूंकि कीमत कहीं लिखी नहीं, तो प्राइसिंग आपकी जेब देखकर सेट की जाती है। लड़की अंदाज़ा लगा लेती है, इस आदमी से 87,000 निकलेंगे, या 1 लाख, या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस पॉइंट पर ट्रैप तो कामयाब हो ही चुका होता है।
लेकिन क्या आप समझते हैं ड्रिंक्स के नाम पर लूट वाहिद स्कीम है? हरगिज़ नहीं। इसी तरह का एक केस इस्लामाबाद में हुआ और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन द कलेक्टर। जनवरी 2025, इस्लामाबाद का F10 सेक्टर। एक 32 साला गवर्नमेंट अफसर, शादीशुदा, 2 बच्चे। बॉम्बल पर उसका मैच होता है नूर नामी लड़की से, जो बज़ाहिर 26 साल की आर्किटेक्ट है। पैटर्न वही, 2 हफ्ते मीठी बातें और फिर ट्विस्ट नहीं ट्विस्ट। नूर लिखती है, आई नो दिस इज फॉरवर्ड बट आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू, कैन वी हैव अ वीडियो कॉल? अफसर सोचता है, बीवी से फिजिकल कनेक्शन वैसे ही नहीं, ये तो बस वीडियो कॉल है, कौन देख रहा है? कॉल होती है और यही वो लम्हा होता है जब ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। उसे ये मालूम नहीं होता ये कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है। उसका चेहरा क्लियरली विजिबल होता है। जो कुछ वो कर रहा होता है, जो कुछ वो कह रहा होता है, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगी, बस इतना समझ लें कि वो कॉल 20 मिनट की थी और वो कॉल इंटीमेट थी, एक्सप्रेस थी। अगले दिन से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। वीडियो हमारे पास है, चेहरा बिल्कुल क्लियर है। 5 लाख दो वरना तुम्हारे ऑफिस भेज देंगे, तुम्हारी बीवी को ईमेल कर देंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, 48 घंटे में फैसला करो। वो अफसर घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसे ये भी समझ आ जाती है कि गलती कहाँ हुई। इन 2 हफ्तों में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक अजनबी के सामने खोल दी थी कि वो कहाँ काम करता है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन उसके मातहत है और कौन उसके ऊपर। उसे बस एक ही डर था, अगर ये मामला बाहर आया तो नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी और घर तबाह हो जाएगा। फरवरी 2025 में वो पहली पेमेंट करता है 5 लाख रुपए और साथ दरख्वास्त करता है कि वीडियो डिलीट कर दी जाए। जवाब आता है एक आखिरी कॉपी मौजूद है। मार्च में मज़ीद 3 लाख। अप्रैल में कहा जाता है क्लाउड पर बैकअप था, उसे डिलीट करना है, 4 लाख और। मई में एक और कहानी, हमने एक पार्टनर को भी दी थी, उसके पास आखिरी कॉपी है, ख़रीदनी पड़ेगी, और वो मज़ीद रकम ट्रांसफ़र कर देता है। 4 महीनों में कुल निकलवाई गई रकम 14 लाख रुपए। उसकी पूरी सेविंग ख़त्म हो चुकी होती है, क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो जाते हैं। जून में वो आखिरकार पुलिस को रिपोर्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। FIA साइबर क्राइम ट्रेस करता है और तब पता चलता है कि नूर कोई मास्टरमाइंड नहीं थी, वो गुजरावाला की 19 साला कॉलेज स्टूडेंट थी। हर ऐसी वीडियो कॉल के उसे 15,000 रुपये मिलते थे। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि ये आदमी ब्लैकमेल हो जाएगा। और असल ब्लैकमेलर्स कौन हैं? मनी ट्रेल कभी इजी पैसा या जैज़ कैश के वॉलेट से गुजरती है जो बाद में बंद कर दिए जाते हैं, कभी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, मुनेरो, क्योंकि वहाँ ट्रेस मुश्किल हो जाता है, और कभी हवाला नेटवर्क्स। 4 महीने इन्वेस्टिगेशन चलती है, गिरफ्तारियाँ 0, पैसा गायब, मुतासरा शख्स तबाह और केस बंद। मार्च 2025 में FIA ने कराची में रेड किया और ब्लैकमेल वीडियोस रिकवर हुई। कितनी? 187 मर्दों की, और निकलाई गई रकम 2 करोड़ 30 लाख रुपए। ये भी सामने आया कि 63 मर्द आज भी इसी खौफ में जी रहे हैं और बाकायदगी से पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वीडियो बन जाए तो निकलना आसान नहीं रहता। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये सब इतना क्यों बढ़ गया? पहली वजह माशी बेबसी।
बेरोजगारी, कम तनख्वाहें, महंगाई, लोग आसानी से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और गैंग वर्कर्स को सैलरी और कमीशन का लालच मिलता है। दूसरी वजह तन्हाई। डेटिंग एप्स आर्जी एस्केप देती हैं और स्वाइप वैलिडेशन की आदत बना देता है। तीसरी वजह शर्म और रिपोर्ट ना करना। ज़्यादातर मुतासरीन बोलते नहीं, इसी खामोशी में जुर्म मजबूत होता है और नतीजा रिश्ते टूटते हैं, जिंदगियां बिखरती हैं और कुछ लोग वापस नहीं आते। ये सब समझना ज़रूरी है क्योंकि ये मसला कहानी नहीं, हकीकत है। ये वीडियो एक कहानी नहीं, एक वार्निंग थी और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया जाए तो कीमत हमेशा बाद में अदा करनी पड़ती है। आप देख रहे थे मिस्क ओरिजिनल और मैं हूं मारिया। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और का नुकसान रुक जाए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऐसी मज़ीद रियल और हार्ड हिटिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर दें।